तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दोस्तों, देश के इस महानायक के बारे में देशवासियों के भीतर कई सारे सवाल हैं। पर्दे के पीछे का वो इतिहास आमतौर पर इंटरनेट पर मौजूद नहीं है, लेकिन दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उस इतिहास से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि कैसे बने बोस इस देश के महानायक। क्या बोस की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई भी थी या नहीं? कैसे भारत को आजादी सिर्फ बोस की मदद से मिली? क्यों अंग्रेज बोस से थरथर कांपते थे? और क्यों जर्मनी से लेकर रशिया और जापान जैसे देश बोस का सम्मान करते थे? दोस्तों, आज ये सारे सवालों के जवाब को जानेंगे। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री चैनल, एंड दिस चैनल एंड ऑल स्क्रिप्ट्स आर ओन्ड बाय हितेश गिरी गोसाई। सन 1947 में हमारे देश की स्वतंत्रता के वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केलन एटली थे। अब स्वतंत्रता के बाद एटली पहली बार अक्टूबर 1956 में भारत आए थे, और उस वक्त उनकी मेहमान नवाजी तत्काल कार्यकारी गवर्नर फणिभूषण चक्रवर्ती ने की थी। इस मुलाकात के दौरान फणिभूषण ने बातों बातों में एटली से एक सवाल पूछ लिया। सवाल था, आपने जिन कारणों से भारत को आजादी दी, उन कारणों में महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संग्राम का योगदान कितना था? इसका एटली ने जवाब दिया, मिनिमम, यानी कि बहुत ही कम। सच पूछो तो एटली का ये जवाब गलत भी ना था। दूसरे विश्व युद्ध में पायमाल हुए एक्सिस अलायंस दोनों पक्षों के देशों में अब इतना सामर्थ्य नहीं था कि वे किसी बड़े देश पर शासन चला सके। इसलिए अंग्रेजों ने जॉर्डन से 1946 में और पैलेस्टाइन से 1947 में विदाई ली। श्रीलंका और म्यांमार को तो 1948 में सामने चलकर आजादी दी। इजिप्ट को तो सिर्फ 34 सालों के अंदर अंदर 1952 में आजाद कर दिया, और मलेशिया को 1957 में स्वतंत्र किया। फ्रांस ने भी 1949 लाओस से, 1953 में कंबोडिया से और 1954 में वियतनाम से अपने बोरिया बिस्तर उठा लिए। और नीदरलैंड भी 1949 में डच ईस्ट इंडिया और इंडोनेशिया से पलायन हो गया। समझने वाली बात यह है दोस्तों कि भारत के अलावा इनमें से किसी भी और देश में महात्मा गांधी न थे, फिर भी ये देश आजाद हुए। तो आखिर इसका कारण क्या था? तो आज इतिहासकारों का बड़ा वर्ग ये मानता है कि ये देश आजाद हुए नहीं थे, उन्हें आजाद किया गया था। अब इसके लिए आप इनडायरेक्टली हिटलर को जिम्मेदार मानो, या कुछ हद तक महात्मा गांधी के आंदोलन को कारणभूत मानो, पर एटली और पूरी अंग्रेज कम्युनिटी को भारत की आजादी से पहले और उसके बाद भी अगर किसी एक शख्स से खतरा था, तो वो थे एकमात्र सुभाष चंद्र बोस। ये खुद एटली ने कबूला था। 19वीं सदी का अंत होने को था। भारत अंग्रेज पूर्ण हुकूमत भुगत रहा था। चारों ओर ना कोई आजादी की बात हो रही थी और ना ही इनकलाब की आवाज उठ रही थी। इस माहौल में उड़ीसा के कटक में 23 जनवरी 1897 के दिन भारत के एक सपूत का जन्म होता है। माता का नाम प्रभावती देवी और पिता का नाम जानकीनाथ बोस, और उस देशभक्ति का नाम था सुभाष चंद्र बोस। बोस सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने अपने माँ बाप से भी ऊपर देश को समझा था और अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया था। खुद सिविल सर्विसेज में टॉप हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ग्रेडेड नौकरी को नहीं चुनी और देश सेवा के लिए अपना मार्ग खुद तय किया। बचपन से ही बोस के अंदर रिबेलियन एटीट्यूड डेवलप हुआ। वो कहीं पर भी अंग्रेजों का अत्याचार देखते थे तो उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दे देते थे। गांधी जी और बोस में यही अंतर था। गांधी जी आजादी अहिंसा के बल पर मांग रहे थे, और बोस को साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से आजादी पानी थी। उन्हें सिर्फ रिजल्ट से मतलब था। इसलिए इस मामले में वो चाणक्य जैसे थे। वो दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त समझते थे, और इसी समीकरण के कारण उन्होंने जर्मनी और जापान से हाथ मिलाया।
बोस को बस अपने देश की खुशहाली से मतलब था। कुछ समय बाद बोस एक्टिव पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं। पॉलिटिक्स में रहकर भी सुभाष बाबू देश हित में काम करते थे और इसी कारण अंग्रेजों ने उन्हें 11 बार जेल में भेजा। इन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था। अंग्रेजों ने सोचा कि ये लड़का हमसे संभलेगा नहीं, अब या तो इसे खत्म कर दो या तो दबा दो। अंग्रेजों की इस मंशा को बोस जान जाते हैं और इसलिए 1941 में 11वीं बार अरेस्ट होने के बाद बाहर आते ही वो अपने भाई की मदद से देश छोड़कर अफगानिस्तान के रास्ते रशिया भाग जाते हैं। वहां जोसेफ स्टालिन से जाकर मिलते हैं और कहते हैं कि आप मेरे दुश्मन के दुश्मन हो, इसलिए मेरे दोस्त हो। स्टालिन उन्हें जर्मन करेंसी मुहैया करवाता है और वहां से जर्मनी भेज देता है। वहां वो हिटलर से मिलते हैं। हिटलर बोस की मदद के लिए तैयार हो जाता है, उन्हें रिफ्यूजी देता है और देश से दूर विदेशों में बैठकर बोस भारत की आजादी के लिए लड़ने के वास्ते फौज बनाने में जुट जाते हैं। अब प्रिजनर्स ऑफ वॉर यानी विश्व युद्ध में अंग्रेज सेना के साथ शामिल होकर वो भारतीय सैनिक जो जर्मन सेना से हार गए थे और जर्मनों ने उन्हें युद्ध कैदी बनाया था, उन सिपाहियों को बोस छुड़वाते हैं और उनको खुद की फौज में शामिल करते हैं। और ऐसे ही दुनिया भर से भारतीय कैदियों को बोस अपनी आर्मी में ले लेते हैं। यह भारत में उनके भाई के अलावा और किसी को भी मालूम न था कि बोस गए तो आखिर गए कहां। गांधी जी, नेहरू, कांग्रेस और देशवासियों के साथ अंग्रेज भी सदमे में थे कि बोस आखिर कहां चले गए। दोस्तों, बोस बाबू की एक खासियत थी, वो किसी की भी आंख में धूल झोंक कर अंडरग्राउंड होने में माहिर थे। उन्होंने गुप्त रहकर भी एक शक्तिशाली सैन्य का निर्माण कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के सामने लड़ने के लिए बकायदा एक पूरी की पूरी फौज बना ली थी। आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, और जिसे INA भी कहते हैं, और सत्तावार आंकड़ों के अनुसार उनके इस सैन्य में 55,000 सशस्त्र सैनिक शामिल थे। फौज के इस निर्माण के बाद अब समय था लोगों के सामने आने का। बर्लिन में बोस रेडियो स्टेशन के जरिए दुनिया के सामने आकर बोलते हैं, मैं सुभाष चंद्र बोस हूँ और मैं जिंदा हूँ। ये सुनकर यहाँ पर देशवासियों की आंखों में हर्ष के आंसू आने लगे। देश में लोग दिवाली जैसा उत्सव मनाने लगे। अब टाइम था एक्शन लेने का, जो जर्मनी से संभव ना था। इसलिए सुभाष बाबू भारत की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटेन के दुश्मन जापान से मदद मांगते हैं। अब जापान ने तो उन्हें रशिया और जर्मनी से भी अच्छे से ट्रीट किया। जापानियों ने बोस को छोटे भाई की तरह समझा। तब जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जनरल तोजो ने 16 जून 1943 के रोज अपनी संसद में ये बयान भी दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के लिए हम उनकी हर तरह से सहायता करेंगे। जापान का प्लान म्यांमार के रास्ते ब्रिटिश इंडिया पर आक्रमण करने का था और सुभाष बाबू की सेना के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने का था। इसका बकायदा पूरा का पूरा प्लान बनाया गया था और इतना ही नहीं, बोस ने तो स्वतंत्र भारत का एक प्रोग्रेस मैप भी तैयार कर रखा था कि स्वतंत्रता के बाद देश में करेंसी कौन सी होगी, कानून व्यवस्था कैसी होगी, पुलिस कैसी होगी, नए भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, गरीबों का उत्थान कैसे किया जाएगा और देश के विकास की सारी योजनाओं का मैप उनके पास तैयार था। अब 1944 में ही सुभाष बाबू की सेना और जापानियों की फौज बेशक अंग्रेजों की खटिया खड़ी कर देती, लेकिन नसीब ने साथ नहीं दिया। एक तो बारिश का मौसम जल्दी शुरू हुआ, जिससे जापानी सैनिक आगे कुछ धीमे पड़े और जुलाई 1944 में दूसरे मोर्चे पर विश्व युद्ध लड़ रहे जापानी सैनिकों को बड़ी मार पड़ी, जिसकी वजह से जापान ने फिलहाल ब्रिटिश लश्कर से भिड़ने का मन बदल दिया। सुभाष बाबू के लिए यह वक्त बहुत ही कठिन था और आजाद हिंद सेना के पास उतने सैनिक नहीं थे कि वो अंग्रेजों की सेना से भिड़ सके। प्लान चौपट हो गया था।
सुभाष चंद्र बोस ब्रह्मदेश के रंगूर शहर में वापस गए। 24 अगस्त 1944 के रोज उन्होंने रंगूर रेडियो स्टेशन से ये अनाउंस भी किया कि इंफाल सैन्य कार्यवाही विफल रही है, पर देशवासियों को लड़ाई चालू रखने के लिए और आजादी के लिए संघर्ष करते रहने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। भारतीय क्रांतिकारियों सहित पूरे देश की जनता के बीच सुभाष बाबू हीरो बन चुके थे। बोस के इस आह्वान से पहले ब्रिटिश इंडियन नेवी और बाद में ब्रिटिश इंडिया के सारे फोर्स ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों के लिए लड़ेंगे ही नहीं। फोर्सेस ने वॉकआउट किया सो किया, ऊपर से इंडियन नेवी ने तो अपने सारे जहाजों के अंदर और अपने सेंटर्स में सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर तक लगा दी। अंग्रेज कम्युनिटी भारतीय सैनिकों की इस बगावत से और विदेशों में बैठे बैठे उनमें जोश भर रहे सुभाष चंद्र बोस से डर गई। उन्हें सिविल वॉर का आगाज हो गया और इसी कारण उन्होंने भारत को जल्द ही स्वतंत्रता देने की बात कर डाली। कुछ महीने बाद 13 अप्रैल 1945 के रोज ऑफिशियल दस्तावेजों और रशियन सेना के मुताबिक हिटलर आत्महत्या कर लेता है। मई 1945 में जर्मन नाजी सैनिक मित्र राष्ट्रों के सामने पराजय को स्वीकार कर लेते हैं और इसी साल के अगस्त महीने में अमेरिका जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिराता है। जापान घुटनों पर आ जाता है। ब्रिटेन और अमेरिकन सेना सिंगापुर, मलय, थाईलैंड और ब्रह्मदेश की ओर अपना रुख करती है। जापान पर हुए घातक हमले के वक्त बोस सिंगापुर में थे। वहां से वो एक हफ्ते बाद 16 अगस्त 1945 के रोज थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुंचे। बैंकॉक में बोस की आजाद हिंद सरकार का मुख्य केंद्र भी था। बैंकॉक में बोस बाबू जापान के प्रतिनिधि हैचिया तेरुहुसे से मिले। हैचिया ने उन्हें बताया कि जापान की तरफ से अभी आजाद हिंद फौज के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं है और सुभाष बाबू को ये स्वाभाविक भी लगा क्योंकि जापान खुद उस समय बैकफुट पर था और अब आगे की रणनीति सुभाष बाबू यानी नेताजी को खुद तय करनी थी। आजाद हिंद फौज में एडीसी रहे कर्नल हबीबुर रहमान ने ये कहा था कि जापानियों के साथ हुई मीटिंग के बाद नेताजी पूरी रात भर सो नहीं पाए थे। दूसरे दिन यानी 17 अगस्त 1945 के रोज वो इंडियन नेशनल आर्मी यानी NIA के विमान में बैठकर सुबह बैंकॉक से रवाना हुए और दोपहर को वियतनाम के होचिन मिन्हा शहर के सुनसान एयरपोर्ट पर उतरे। विमान में उनके साथ उनके साथी ASI कर्नल प्रीतम सिंह, देवनाथ गुजराल सिंह, रहमान और आबिद हसन जैसे अफसर थे। वहां एक दूसरा प्लेन भी उतरा जो जापानी लेफ्टिनेंट जनरल इसोदा का था। वहां पर बोस बाबू को कहा गया कि अब उन्हें NIA का प्लेन छोड़ देना है और अपना आगे का सफर अकेले जापान के फाइटर प्लेन में तय करना है। बोस बाबू को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, पर उनके साथी उन्हें अकेले जाने देना नहीं चाहते थे। इसलिए बोस ने जापानियों से बात की और उनके साथ एक और साथी को ले जाने की बात हुई। सुभाष बाबू ने साथियों के पास जाकर उनमें से एक कर्नल हबीबुर रहमान को कहा कि कर्नल आपको मेरे साथ आना है। रहमान तुरंत तैयार हो गए। करीब शाम के समय नेताजी और रहमान जापानियों के फाइटर प्लेन में चढ़े। उनके साथी अफसर भी उन्हें विदा करने के लिए प्लेन तक गए और आखिर कुछ देर बाद प्लेन वहां से रवाना हुआ। यहाँ तक की कहानी तो दोस्तों साफ है क्योंकि नेताजी को विदा करने वाले उनके अन्य साथी वहां पर मौजूद थे। और अब इससे आगे की कहानी बेहद शंकास्पद और एक रहस्य है। याद रहे कि इससे आगे होने वाली घटनाओं की पुष्टि ना तो हम करते हैं और ना ही हमारा चैनल। ये बस ऑफिशियल दस्तावेजों से प्राप्त हुई माहिती है। कहा जाता है कि होचिन मिन्हा शहर से निकला वो प्लेन नेताजी को लेकर शाम को 7 बजे वियतनाम के एक शहर तुरान में उतरा।
वहां रात रहकर अगली सुबह वो प्लेन रवाना हुआ और करीब दोपहर के 2 बजे ताइवान के ताइपेन शहर में उतरा। वहां उन्होंने नाश्ता किया और उसके बाद वहां से प्लेन उड़ने के लिए रनवे पर चढ़ा। रनवे से प्लेन ऊपर उठा ही था और पायलट ने जैसे ही मोड़ लेने की कोशिश की, अचानक एक धमाका हुआ। जापानी प्लेन का KI-21 का लेफ्ट इंजन अलग हो गया था। ऊंचाई कुछ ज्यादा नहीं, 30 से 35 मीटर की ही रही होगी और 10,500 किलो का ये प्लेन जमीन पर गिर जाता है। जापानी लेफ्टिनेंट जनरल के तो उसी वक्त प्राण चले जाते हैं। कुछ लोग मलबे से बाहर निकलते हैं। कर्नल हबीबुर रहमान का एक पांव बुरी तरह जख्मी था। कहा जाता है कि प्लेन का फ्यूल नेताजी और उनके आगे की सीट तक फैल गया। वहां आग पैदा हुई और नेताजी जल गए। रहमान ने कहा कि नेताजी जल्दी बाहर निकलिए और वो दोनों एक साथ बाहर निकले, पर नेताजी के कपड़े और शरीर जल गए थे। 10-12 मिनट के अंदर एयरपोर्ट की बचाव टीम वहां पहुंच जाती है। कुछ घायलों को एक नजदीकी मिलिट्री हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में देर शाम तक जापानी डॉक्टर तेना यश ने सुभाष चंद्र बोस को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन 3rd डिग्री बर्न होने के कारण भारत माता के उस सपूत ने अपने प्राण त्याग दिए। दूसरे दिन 19 अगस्त 1945 के रोज अपना स्वास्थ्य अच्छा होने के बाद कर्नल हबीब रहमान ने कहा कि बोस के पार्थिव शरीर को सिंगापुर ले जाया जाए। जापानी अफसरों के पास उस समय दूसरा विमान नहीं था, इसलिए उन्होंने क्षमा व्यक्त की। कुछ देर बाद वहां पर मीडिया और फोटोग्राफर्स आए। आजाद हिंद फौज के संस्थापक और सर्वे सर्वा की वो फोटो लेना चाहते थे। INA के स्थापक और देश के महान क्रांतिकारी बोस की मृत्यु के सबूत के रूप में तस्वीर लेना आवश्यक था, परंतु कर्नल रहमान ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो जले चेहरे की तस्वीर नहीं लेने देंगे, ये शव की गरिमा का सवाल है। देर रात अग्नि संस्कार किए गए। कहा जाता है कि कर्नल रहमान उनकी चीता के सामने देर रात तक वहां गुमसुम बैठे थे। दूसरे दिन कर्नल रहमान वापस शमशान जाते हैं और सुभाष बाबू की अस्थियों को अस्थि कुंज में रखते हैं। अब फिर याद करिए दोस्तों कि हमने क्या कहा था। बोस बाबू के साथियों की नजर के सामने से जब वियतनाम से प्लेन उड़ा था, उसके बाद की कहानी आज भी पूरी दुनिया के सामने एक रहस्य और शंका का विषय है। तो अब चलो हम फिर से अपने ट्रैक पे आ जाते हैं और आगे की सत्य घटनाओं को देखते हैं। इस घटना के बाद वियतनाम में जापानी लश्कर का एक जासूस आजाद हिंद फौज के 2 योद्धाओं से मिलता है। नेताजी के साथी रहे उन योद्धाओं के नाम थे कर्नल प्रीतम सिंह और देवनाथ। इन दोनों को जापानी जासूस मिलकर कहता है कि बोस का प्लेन टूटा और उनका देहांत हुआ। इस बात को सच मत मानना। दोनों क्रांतिकारी एक दूसरे का मुंह देखते हैं और चौंक जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ से कभी न खत्म होने वाला विवाद शुरू होता है। तत्काल अंग्रेज वाइसरॉय फील्ड मार्शल विराल्ड अपनी डायरी में लिखता है कि विमान अकस्मात में सुभाष चंद्र बोस की जापानियों ने फैलाई खबर को मैं सच नहीं मानता हूँ। मुझे तो शक है कि बोस अंडरग्राउंड हो चुके हैं। दोस्तों, हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि बोस विमान दुर्घटना का शिकार हुए थे या नहीं, उसकी चर्चा और जांच बंगाल में या भारत में नहीं हो रही थी, किंतु ब्रिटेन और अमेरिका में हो रही थी। अमेरिका के शिकागो के ट्रेवर न्यूज के पत्रकार अल्फ्रेड बेग ने तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच उन्हें रोककर कहा था कि उन्होंने हिंदी चीन यानी कि वियतनाम में बोस को अपनी आंखों से देखा है। आखिरकार दिल्ली में भी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB ने जांच शुरू कर दी। कर्नल हबीबुर रहमान के बताने के अनुसार बोस टोक्यो जाने वाले थे और बाद में भारत वापस आकर अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर देने वाले थे, पर इस बात में कोई सच्चाई नहीं थी। रहमान एक रटी रटाई स्क्रिप्ट बोल रहे थे, क्योंकि अगर बोस को अंग्रेजों के हवाले ही होना था तो वो टोक्यो क्यों जाते, डायरेक्ट दिल्ली ही आ जाते।
और स्पिरिनिंग टाइगर कहा जाने वाला महान क्रांतिकारी देशभक्त अपने आप को गोरों के हवाले कर देना चाहता है। इस बात में आपको कितनी सच्चाई लगती है? आईबी ने बैंकॉक जाकर भी सबूतों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। अब अंग्रेज हर हाल में बोस की मौत की सच्चाई जानना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि कल अगर बोस वापस आ जाते हैं तो 32 करोड़ भारतवासियों के खून में ज्वाला भरने में वो कामयाब हो जाएंगे और भारत उनके तरीके से आजाद नहीं होगा, लेकिन बोस की बगावत से आजाद होगा। और इसका साफ साफ मतलब ये है कि भारत की स्थिति, दिशा और दशा का पूरा यू टर्न ब्रिटिश हुकूमत भी बोस की मौत की पड़ताल करने लगी। उन्होंने अमेरिका से भी मदद मांगी। अमेरिका के सैन्य के जासूस विभाग ने ब्रिटेन को जवाब भेजा कि टाइटन में कोई विमान दुर्घटना हुई, उसके कोई पुख्ता सबूत हमारे हाथ नहीं लगे हैं। एक तरफ यहाँ अंग्रेजों ने आजाद हिंद फौज के मेजर जनरल J.K. भोसले को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उन पर इतने शारीरिक अत्याचार किए गए कि अंत में भोसले बोल पड़े कि जापानियों के साथ पहले बोस टोक्यो और उसके बाद मंचूरिया जाने वाले थे और रशिया का जोसेफ स्टालिन बोस को हर संभव सहायता करने वाला था। इसके दोस्तों दो कारण थे। एक ये है कि अमेरिका भले ही यूरोप में रशिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा हो, लेकिन स्टालिन अच्छी तरह जानता था कि विरुद्ध विचार सरणी के कारण युद्ध के बाद अमेरिका और रशिया एक दूसरे के दुश्मन बनने वाले हैं और दुनिया के कई देश दो गुटों में बंट जाने वाले हैं। इसलिए स्टालिन बोस को मध्यस्थ रखकर जापानियों से अपने रिश्ते सुधारना चाहता था और बोस की अगुवाई में भारत को मित्र देश बनाना चाहता था। स्टालिन का भारत को मदद करने का दूसरा कारण थोड़ा पर्सनल था। दूसरा कारण ये था कि गांधी जी के अहिंसावादी रवैये को हिंसावादी जोसेफ स्टालिन मूर्खता समझता था और जवाहरलाल नेहरू का तो वो जग जाहिर विरोधी था, लेकिन बोस के लिए उसे मान था। बोस रशिया में है। उसके संकेत आईबी को और ब्रिटिश जासूस संस्था MI6 को बार बार मिलते रहे, पर उनकी पकड़ में बोस नहीं आ रहे थे। अब भारत की बात करें तो सन 1955 में शाहनवाज कमीशन और 1970 में घोंसला कमीशन, इन दोनों कमीशन ने बोस की प्लेन दुर्घटना को सही माना, लेकिन इन दोनों ही कमीशन पे उंगली उठी और 1919 में मुखर्जी कमीशन बैठाया गया। मुखर्जी कमीशन ने कहा कि बोस की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई ही नहीं थी और ना ही जलने के कारण हुई थी। सब कहानी गलत है और तथ्यों को छुपाया जा रहा है। पहले के दोनों ही कमीशन ने ऊपर ऊपर से पड़ताल की थी। उन्होंने घटनास्थल यानी कि ताइवान में कभी जाकर जांच ही नहीं की थी, जबकि मुखर्जी कमीशन ने ताइवान में जाकर पड़ताल की और वहां पर उन्होंने पाया कि 1945 में ताइपे के एयरपोर्ट के सैकड़ों किलोमीटर आसपास भी कोई भी विमान दुर्घटना हुई ही नहीं थी। समय अपना चक्कर घुमाता है, कुछ साल बीत जाते हैं और एक अजीब घटना घटती है। नेपाल से भगवान जी नामक एक साधु उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आकर बसते हैं। इटावा के पूर्व राजवी सुरेंद्र सिंह चौधरी के अलावा इस साधु को और कोई नहीं जानता है। एक दिन इन साधु को नए चश्मे बनवाने की तत्काल जरूरत पड़ी। वो चश्मे की दुकान पर गए और चश्मे पहनकर अपने आप को देखने के लिए आधा चेहरा ढके हुई पगड़ी को यहाँ वहाँ करके थोड़ा ऊपर उठाया और अचानक एक इंसान चिल्लाया, नेताजी। वहाँ कई और लोग भी मौजूद थे। उन्होंने भी ये सुना और सब के सब साष्टांग दंडवत उस साधु के चरण में पड़ गए। साधु भगवान जी और सुरेंद्र सिंह चौधरी वहां से फटाफट बाहर निकले और चले गए और इस घटना के बाद उन्हें गुमनामी बाबा के नाम से जाना जाने लगा। अब साल है 1962 का। इस गुमनामी बाबा की मुलाकात पवित्र रॉय से होती है। रॉय का कहना है कि वो जब गुमनामी बाबा से मिले तो उन्होंने दाढ़ी बढ़ा रखी थी, पर चेहरे से, आवाज से और बातों से वो सुभाष चंद्र बोस ही प्रतीत होते थे।
गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस होने की एक और पुष्टि हैंड राइटिंग एक्सपर्ट बी लाल ने की थी। इस फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने सुभाष चंद्र बोस के और गुमनामी बाबा के अंग्रेजी और बंगाली हैंडराइटिंग के पूरे 460 फोटोग्राफ का बारीकी से अध्ययन किया और ये नतीजे पर आए कि गुमनामी बाबा और सुभाष चंद्र बोस दोनों एक ही इंसान हैं। आखिर में 16 सितंबर 1985 के दिन रैन बसेरा फैजाबाद में गुमनामी बाबा का निधन हो गया और उनके साथ ही कई सारे रहस्य दफन हो गए। यहाँ पर अंत में एक किस्से का वर्णन करना बहुत जरूरी है दोस्तों। और तेंदु सरकार नाम के एक इंजीनियर रशिया जाते हैं। वहाँ उनके हाथ कुछ सबूत लगते हैं जिससे ये पता चलता है कि सन 1948 तक सुभाष चंद्र बोस रशिया के साइबेरिया में रहे थे और कुछ ही महीनों बाद वहाँ से भारत आ गए थे। ये बात पता लगने पर और तेंदु सरकार तत्काल भारत के दूतावास में गए। वहां जाकर उन्होंने ये सारे सबूत और बात बताई, पर वहां उन्हें कह दिया गया, क्या आप रशिया बतौर इंजीनियर की हैसियत से आए हैं और आप अपने काम से मतलब रखें। अब आता है विजय लक्ष्मी पंडित का हिस्सा। आपको बता दें कि विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी और वो रशिया में भारत की पहली दूत थी। अब विजय लक्ष्मी जब अपना कार्यकाल समाप्त करके वापस भारत आती हैं, तो एक पब्लिक मीटिंग के दौरान वो बोल पड़ती हैं कि रशिया में उन्होंने एक भव्य आदमी को देखा था जिनका नाम अगर जाहिर हो जाता है तो 15 अगस्त 1947 के दिन जितनी खुशियां मनाई गई थी उससे भी ज्यादा खुशियां इस देश में फिर से मनाई जाएगी। पंडित नेहरू तब मंच पर वहां उन्हीं के साथ मौजूद थे और उन्होंने विजय लक्ष्मी पंडित को आगे बोलने से रोक दिया। अब दोस्तों आज की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की मिस्ट्री आज भी बरकरार है और ये रहस्य और भी गहरा होता जाता है। बहुत सारे सवालों के जवाब जानने अभी बाकी हैं। हमारा चैनल आपको ऐसे ही कई जवाबों से रूबरू करवाता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और इस वीडियो के बारे में आपके पास जो भी राय या जो भी टिप्पणी है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसे लाइक करें और हो सके वहां तक शेयर करें और हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर करें।